बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सरहदी तनाज़े में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक ने एक अहम नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है और इस इत्तफ़ाक़ राय के नतीजे में नाज़रीन जो पाकिस्तान के अवाम हैं और जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने किस अहम नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ किया है? इस खबर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इंतखाबी धांधली की तहकीकात की बात कर रहे हैं। इंतखाबी धांधली की तहकीकात से मुतल्लिक जो उन्होंने फ़ैसला किया है और फिर इमरान खान की रिहाई, वफाकी हुकूमत का क्या रिएक्शन है, इन तमाम मामलात पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन आप जानते हैं कि सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन ये जो सीज़ फायर है, जंगबंदी है, ये पायदार दिखाई नहीं देती और इस बात का इंदिया, इस बात का इशारा जो है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया है कि ये जंगबंदी पायदार होगी, ये कहना कबल वक्त होगा। उसकी एक वजह नाज़रीन ये है कि जो कतरी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया था और उसमें जो बॉर्डर का लफ्ज़ था, जिस पर अफ़गानिस्तान के हुकाम ने कतरी हुकाम के साथ रब्ता करके बॉर्डर का जो लफ्ज़ है वो डिलीट करवा दिया था। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि अफ़गान रजीम जो है, अफ़गान तालिबान जो है, वो जो ड्यूरेड लाइन है, उस बॉर्डर को, उस लाइन को तस्लीम ही नहीं करते हैं। तो जब बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते तो ये सीज़ फायर कितना अरसा पायदार हो सकता है? लेकिन नाज़रीन, इन झड़पों के दौरान, पाक अफ़गान झड़पों के दौरान जो क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद किए गए थे, उन क्रॉसिंग पॉइंट्स की ओपनिंग से मुतल्लिक, रेस्टोरेशन से मुतल्लिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकाम ने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। इत्तफ़ाक़ राय नाज़रीन ये है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, शहरियों के लिए और ताजरों के लिए उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन सफारती ज़राए जहां ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि इस नुक्ते पे इत्तफ़ाक़ हुआ है, क्रॉसिंग पॉइंट को खोलने का फ़ैसला हुआ है, अगर इस दौरान कोई तनाज़ा ना हुआ दोनों ममालिक के दरमियान तो फिर ये पॉइंट्स खोल दिए जाएंगे। जो अवाम हैं, जो बॉर्डर के उस पार फंसे हैं या बॉर्डर के इस पार फंसे हैं, वो क्रॉस होंगे और जो कंटेनर्स खड़े हैं, जो ताजरों के सामान से, फ्रूट से, सब्जियों से या दीगर अशिया खुर्दनोश या अशिया ज़रूरिया से लदे जो ट्रक्स हैं, वो भी बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार जो है वो आ सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल से दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन फ़ैसला जो होना है, जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफ़गान सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, फ़ितनतुल ख़ारिज इस्तेमाल ना करें, फ़ितनतुल हिंदुस्तान इस्तेमाल ना करें, उनके जो पनाह गाहें हैं उनको प्रोटोकॉल अफ़गान हुकूमत की जानिब से ना दिया जाए, ये फ़ैसला अब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात होंगे उसमें ये चीज़ जो है वो फाइनलाइज़ की जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं सुहेल अफरीदी पे आने से पहले अलीमा खान साहबा, जिनके खिलाफ 26 नवंबर का केस है, आज उनके खिलाफ 5 गवाहों को बयान कलमबंद करवाने के लिए बुलाया गया था अदालत की तरफ से। लेकिन अलीमा खान साहबा आज फिर अदालत में पेश नहीं हुई। यानी 10 मुल्ज़मान अदालत में पेश थे, 11 मुल्ज़मा अलीमा खान साहबा हैं और 5 प्रोसिक्यूशन के गवाह मौजूद थे। उनका बयान कलमबंद होना था, लेकिन मुल्ज़मान की मौजूदगी में बयान जो है वो कलमबंद होता है, तो अलीमा खान साहबा मौजूद नहीं थी। तो ATC अदालत ने एक तो अलीमा खान साहबा के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और उसके साथ साथ उनके जो ज़मानती हैं उमर शरीफ, उनके भी नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी करके उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन साथ में जज साहब ने जो ज़मानती उमर शरीफ ने अलीमा खान की ज़मानत के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए जो दस्तावेज़ात हैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को
वेरिफिकेशन के लिए भिजवा दिया है। और ये प्रोसेस इसलिए किया गया है कि अगर रीमा खान साहबा पेश नहीं होती तो जामिन ने जो ज़मीन ज़मानत के तौर पे दी थी वो फिर उसके खिलाफ अदालत जो है वो कार्रवाई करेगी। इसी तरीके से नाज़रीन, संगजानी पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज हुआ, यह भी 26 नवंबर से जुड़ा केस है, जिसमें जज ताहिर बाज सिपरा साहब ने उमर अयूब साहब और ज़ताज गुल साहबा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट। ना सिर्फ उमर अयूब और ज़ताज गुल के अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, बल्कि ज़ैन कुरैशी और अली बुखारी के भी अरेस्ट वारंट अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं। लेकिन इसी केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि ये ATC का केस नहीं बनता है, ये दायरा अख्तियार इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का नहीं बनता है, केस को आम अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। तो मरवत की इस दरख्वास्त पे अदालत ने 23 अक्टूबर का नोटिस जारी कर दिया है। अब आते हैं सोहेल अफरीदी साहब की खबर पे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी खबर पे हम बात करते हैं, तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने जो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है ना अफ़गानियों की बेदखली का, उसकी खुलेआम मुखालफत कर दी है। सोहेल अफरीदी साहब ने 25 अक्टूबर को इजलास बुला लिया है, इजलास क्या जरगा बुला लिया है, और उस जरगे में कबायली अमायदीन होंगे और मामला क्या डिस्कस होगा, मामला डिस्कस होगा अफ़गानियों की बेदखली का, कि इनको क्यों बेदखल किया जा रहा है। और सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर वहाँ पे फ़ैसला हुआ कि अफ़गानियों को बेदखल ना किया जाए तो फिर फ़ैसला हमारा होगा। अब नाज़रीन, अफ़गानियों को वीज़ा देना या अफ़गानी को वीज़ा ना देना, ये डोमेन वफाकी हुकूमत का है, ये सूबाई हुकूमत का नहीं है। और अगर एक सूबे के वज़ीर आला इस मामले में टांग अड़ाते हैं कि किसको वीज़ा देना है, कोई इल्लीगल पाकिस्तान में रहने पर छुपा हुआ है, रह रहा है गैर कानूनी तौर पे, तो उसको डीपोर्ट करना है, उसके साथ क्या सलूक करना है, पाकिस्तान में रहने देना है, पाकिस्तान में रहने नहीं देना, उसके अपने मुल्क में भिजवाना है, ये फ़ैसला वफाकी हुकूमत का कर सकती है। ये अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, ये सूबाई हुकूमत का नहीं है। अगर इस मामले में सोहेल अफरीदी साहब टांग अड़ाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो आपका मामला ना हो और आप अपने मामले से हट के, अख्तियारात से हट के किसी चीज़ में अगर आप मुदाखलत करते हैं तो फिर नुकसान किसका होता है? नुकसान उसका होता है जो आइनी अख्तियार के बगैर किसी मामले में जहाँ के अपनी टांग अड़ाने की या चोंच जो है वो फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने, उनकी काबीना तो मुकम्मल नहीं हुई, आज उन्होंने सरकारी हुकाम के साथ एक इजलास भी किया है। अब सरकारी हुकाम कौन से हैं? जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, DCO हैं, उनका इजलास बुलाया गया। अब उस इजलास में नाज़रीन जनाब सोहेल अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, मैं नाज़रीन 7 पॉइंट्स हैं जो आज उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए सरकारी मशीनरी के साथ, सरकारी हुकाम के साथ, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, जो खिताब किया है, जो अपनी पॉलिसी डायरेक्शन दी है, मैं 7 पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जब कॉल देंगे अपनी रिहाई की तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। अब सरकारी मशीनरी के साथ सोहेल अफरीदी साहब जो हैं एक सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस गुफ्तगू का गवर्नेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस गुफ्तगू का सरकारी मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या ताल्लुक़ है? लेकिन चलें, इस बात को आप मान भी लें, अगर इमरान खान अपनी रिहाई की कॉल देते हैं और ये पेशावर से अपना काफ़िला लेके इस्लामाबाद की जानिब आते हैं, तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए ये जेल को तोड़ेंगे, जेल की दीवारों को तोड़ेंगे, ये क्या करेंगे? क्योंकि रिहाई का रास्ता तो इमरान खान साहब का अदलिया से निकलना है। अदलिया के बगैर इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता नहीं हो सकता। और फिर जनाब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठना है या वफाकी हुकूमत के साथ नहीं बैठना, यह फैसला इमरान खान साहब करेंगे। नाज़रीन, ये भी आईनी मामला है। वफाक ने सूबे के साथ जो तावन करना है, जो सूबे ने वफाक के साथ तावन करना है, क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें वफाक है
और सूबाई इकाइयाँ हैं। वफाक और सूबाई इकाइयाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के तहत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे से टूट नहीं सकती। और अगर किसी शख्स के कहने पे कोई वज़ीर आला वफाक के साथ तावन नहीं करेगा, हमने पिछले वीडियो लॉग में भी बात की, तो फिर यह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक या राना सनाउल्लाह के मुताबिक ये एक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है वो म्यूटनी यानी बगावत में आएगा। अब सुहेल अफरीदी साहब जो ये कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KPK को मतलूबा फंड्स नहीं मिले, नाज़रीन 700 अरब रुपए, 700 रुपए 3 सूबों ने, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने अपने हिस्सों के काट के 1% अपने हिस्सों का खैबर पख्तूनख्वा को दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कर ले, मजबूत कर ले। वो 700 अरब रुपया कहाँ पे गया? नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना। 2014 में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। आज अगर सूबे का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि हमारी पुलिस जो है दहशतगर्दों के खिलाफ कैसे लड़े, इनके पास जदीद असला ही नहीं है, तो पुलिस भी सूबाई सब्जेक्ट है। 700 अरब रुपया कहाँ पे गया? ना तो आपका काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हुआ, ना आपने पुलिस को इक्विप किया, ना आपने पुलिस को जदीद असला लेके दिया। 13 सालों से बिला शिरकत गैर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो सुहेल अफरीदी साहब जो बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं। यानी आप उनकी एक और बात से अंदाज़ा करें, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे नहीं इल्म कि प्रीवियस वज़ीर आला के दौर में करप्शन हुई है या करप्शन नहीं हुई। अब साबका वज़ीर आला कौन थे? अली मीन गंडापुर साहब थे। लेकिन साथ में सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं, यानी इस बात से लालमी का इजहार करते हुए कि गंडापुर साहब के दौर में करप्शन हुई या करप्शन नहीं हुई, लेकिन अब मेरे दौर में अफरीदी साहब कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तो इसका मतलब है करप्शन कहीं ना कहीं तो हो रही थी। और फिर जो PWD या CWD का जो डिपार्टमेंट है सूबे का, उसके सरबराह भी तो सुहेल अफरीदी साहब थे। 40 अरब का जो करप्शन का मुबैना तौर पे जो स्कैंडल है कोहिस्तान का, वो KP का है, वो किसी और सूबे का तो नहीं। और जिस वजारत के नीचे या अंडर ये सब कुछ चल रहा था, उसके सरबराह जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब लगे हुए थे गंडापुर साहब के दौर में। आगे चलें नाजरीन। अब जो धांधली वाली बात है नाजरीन, धांधली वाले बात से मुतल्लिक जो जनाब सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। सुहेल अफरीदी साहब सरकारी हुकाम के साथ गुफ्तगू करते हुए ये फरमाते हैं कि 8 फरवरी में जो मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई, इस कोशिश में वो अफसरान ब्यूरोक्रेसी के जिन्होंने अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और फिर कहते हैं कि बदकिस्मती से बाज़ सरकारी लोगों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया और अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अवाम के साथ खड़े होने वाले सरकारी हुकाम को रिवार्ड देंगे। यानी ये कह रहे हैं कि जो धांधली हुई है, उस धांधली को रोकने में जो अवाम के साथ खड़े थे, उन सरकारी मुलाजमीन को रिवार्ड देंगे। जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करता हूँ कि सब लोगों की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई करें। अब नाज़रीन, इसका पैमाना क्या है? जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई और उस मैंडेट का जिन सरकारी अफसरान ने, ब्यूरोक्रेसी ने तहफ़्फ़ुज़ किया, उनको तो अवार्ड दिए जाएंगे। और जो दबाव में आ गए, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये कैसे पता चलाएंगे? आइन के तहत तो अगर इलेक्शन किसी जगह पे धांधली हुई है, किसी हल्के में, सूबाई असम्बली का हल्का है, कौमी असम्बली का हल्का है, आप आर्टिकल 225 के तहत ट्रिब्यूनल में जाएंगे। इन सरकारी अफसरान को न जाने किस किस को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। उसका मैकेनिज़्म तहकीकात का, इंक्वायरी का क्या होगा कि कौन से अफसरान ने इलेक्शन के दौरान जो है मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया या मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और फिर उनके पास अख्तियार क्या था। क्या मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना ना करना
ब्यूरोक्रेसी के अख्तियार में था या नहीं था? क्या धांधली हुई भी है या नहीं हुई? खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सूबाई और नेशनल असम्बली की सीटें हासिल की हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, ये इल्ज़ाम तो मौलाना फजल रहमान साहब का है कि सूबे में धांधली हुई है, अवाम का मैंडेट चुराया गया है। तो सुहेल अफरीदी साहब किस मैंडेट के चोरी होने की बात कर रहे हैं? फिर तो बिस्मिल्लाह करें, मौलाना फजल रहमान साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर सूबाई जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, उस पर प्रोब कर लें, स्क्रूटनी कर लें, जांच पड़ताल कर लें, लेकिन मौलाना साहब की डिमांड नहीं माननी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए लोगों को नवाजा जाएगा या लोगों को जो है वो टारगेट किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा।